हाय गाइस। तो कल आप लोगों का एग्जाम है सीए इंटर का अकाउंट्स का। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट केस कराने वाला हूँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कतें आ रही है केस स्टडी को सोल्व करने में। केस स्टडीज वो सोल्व नहीं कर पा रहे, उनकी गलतियां हो रही है केस स्टडीज में। हालांकि केस स्टडीज सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्या केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है, जिसमें से 2 क्वेश्चन केस स्टडीज के ऊपर रहेंगे जो कि 10-10 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो इसीलिए केस स्टडी को सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं केस स्टडीज जो आईसीएआई ने ही डाली हुई है, और मैं उसमें से कुछ 3-4 केस स्टडीज आप लोगों के सामने सोल्व करूंगा ताकि आपको पता चले कि हमें किस तरीके से केस स्टडीज को सोल्व करना है। तो ये आईसीएआई की केस स्टडीज बुकलेट है, केस सिनेरियो बुकलेट है, जिसके अंदर काफी सारी केस स्टडीज दी हुई है। उसमें हम बात करें केस स्टडी नंबर 3 की। केस स्टडी नंबर 3 केस सिनेरियो बुकलेट है जिसके अंदर बहुत सारी केस स्टडीज हैं, बट हम करेंगे केस स्टडी नंबर 3, जो कि आपकी किसके ऊपर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के ऊपर है। तो इसमें कुछ पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का रिवाइज भी हो जाएगा और हम केस स्टडी के बारे में बात भी कर लेंगे। सर, केस स्टडीज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इतनी बड़ी बड़ी होती है ना कि हमारा पढ़ने का ज्यादा मन नहीं करता। तो हमें इस केस में सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा सबसे पहले टास्क क्या होना चाहिए कि हम लोग पहले इसके ना ऑप्शंस एमसीक्यूज पढ़ लें, ताकि हमें पता रहे कि हमारा कंटेक्स्ट क्या रहने वाला है, क्वेश्चन कैसा आने वाला है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड। कौन सा खर्चा इंक्लूड नहीं होगा? कौन सा खर्चा इंक्लूड नहीं होगा? ठीक है, हमने देख लिया। अभी क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग देख लेंगे। कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करी जा सकती है, ठीक है, ये भी देख लिया। टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसके बारे में हम देख लेंगे, और डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, ये 4 चीजें। तो इन 4 चीजों के बारे में यहां पर देखना है, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन सी कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ पीपी में इंक्लूड नहीं होती? क्या कहता है सर? मार्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज विच इज स्टार्टिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट एक्स विलेज। इट हैज कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2023। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया। कहता है कि उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कब करी? 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को कंस्ट्रक्शन शुरू की और ये खर्चे किए। पहला खर्चा, लैंड खरीदी प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। तो क्या सर ये आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर हमने प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए लैंड खरीदी है तो वो लैंड की कॉस्ट उसमें इंक्लूड की जाती है, पीपी में आती है। फिर कहते हैं 35 लाख का मटेरियल खरीदा और लेबर कॉस्ट लगाई। तो क्या सर ये भी आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आपने प्लांट को बनाने के लिए कोई भी मटेरियल या लेबर का खर्चा किया है तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? द कंपनी इनकर्ड ₹10 lakh for head office expenses at New Delhi, which included rent, employee cost and maintenance expenditure। सर ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि AS10 बोलता है पीपी की कॉस्ट में वो खर्चे आते हैं जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड हो, उसको बनाने के लिए डायरेक्टली लग रहे हो, बट ये खर्चा इनका डायरेक्ट खर्चा नहीं है, तो इसीलिए ये वाला खर्चा नहीं आएगा। तो मतलब आपके हेड ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे। तो सर हमें पहले पॉइंट का तो आंसर मिल गया, क्या? हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो हमारे हेड ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? बोरोइंग कॉस्ट की। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला था बोरोइंग कॉस्ट। सर ये रहा बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर पॉइंट। कहता है द कंपनी बोरोड ₹25 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ प्लांट एट द रेट 12%। कहता है 25 लाख का लोन लिया हमने 12% पे। कब लिया? 1 अप्रैल को। कंस्ट्रक्शन शुरू भी कब हुई थी? 1 अप्रैल को। तो जिस डेट को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई उसी डेट को हमने लोन ले लिया, ठीक है। तो 1 अप्रैल से इसका लोन लगना शुरू हो जाएगा। Directors finance of the company incurred travel and meeting expenses amounting to ₹5 lakh during the year for arranging this loan। सर ये खर्चे नहीं आते अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग वगैरह करी है उस लोन को अरेंज करने के लिए, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे यहां पर। वो हमारे यहां पर इनकर नहीं होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? लोन अमाउंट लेंगे। जितने का लोन लिया उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये एक्स्ट्रा खर्चों के ऊपर नहीं दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। सर AS10 और AS16 क्या बोलता है? कहता है अगर आपने कोई लोन लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कब तक उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा? कहते हैं जिस डेट तक आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक का इंटरेस्ट पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर बीच में कोई सस्पेंशन हो जाए, जैसे इसने बोला ऑन November 1st 2023 कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंटरप्ट हो गई किसी वजह से, और फिर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ द एग्रीगेशन वाज ओवर बाय February 28, 2024, यानी कि
वर्क रिज्यूम हो गया। 1 नवंबर को हमारा काम रुका और 28 फरवरी को हमारा काम वापस शुरू हुआ। तो यानी कि ना नवंबर में हमने काम किया, ना दिसंबर में हमने काम किया, ना जनवरी में काम किया, ना फरवरी में काम किया। तो अगर टोटल 12 महीने हैं उसमें से 4 महीने तो हमने काम ही नहीं करा, तो यानी कि 8 महीने की जो बोरोइंग कॉस्ट है ना वो हमारी किस में जाएगी, कॉस्ट ऑफ पीपी में इंक्लूड करी जाएगी। तो सर कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 लाख का लोन था, 25 लाख इंटू 12% इंटू 8/12, तो 25 लाख इंटू 12% इंटू 8/12 कितना आया, 25 लाख इंटू 12% इंटू 8/12 कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। तो यानी कि हमारा इंटरेस्ट कितने का आ गया, 2 लाख रुपए का। सर चेक करें, 2 लाख रुपए, बिल्कुल सेकंड का बी ऑप्शन हो गया हमारा कितना, 2 लाख रुपए। सी पॉइंट में क्या बोला था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो सर हमने देख लिया, एक तो 50 लाख का ये इंक्लूड होगा, एक 35 लाख का ये इंक्लूड होगा। तो सर मतलब कितना बना, 50 लाख की एक कॉस्ट प्लस 35 लाख की एक और प्लस 85 लाख हो गया। उसके अलावा 2 लाख का सर जो ये बोरोइंग कॉस्ट हमने निकाली ये भी इंक्लूड होगा, 2 लाख इसके अंदर, 87 हो गया। आगे देख लेते हैं और कुछ है क्या। कहते हैं हाउएवर टू बैलेंस द इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द कंपनी टू इंस्टॉल सर्टेन डिवाइसेस फॉर व्हिच द कंपनी हैज टू इनकर। कहता है कुछ डिवाइसेस लगाने पड़े कंपनी को, तो क्या ये डिवाइसेस की कॉस्ट भी ऐड होगी, बिल्कुल ऐड होगी, क्योंकि ये प्लांट को बनाने के लिए चलाने के लिए जरूरी थे। तो ये 6 लाख रुपए की कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो प्लस कर देंगे कितना, 6 लाख। तो यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया, 93 लाख। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई थर्ड की, 93 लाख, यानी कि थर्ड का ऑप्शन हो गया सी। डी ऑप्शन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, कहता है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। अब देखो आईसीआई ने क्या किया, आईसीएआई ने केले का छिलका डाल दिया ये लाइन लिख के। ये केले का छिलका था, यानी कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था। क्यों कंफ्यूज करने के लिए था, क्योंकि सर हमारी अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई मार्च 2024 तक। अगर मेरी मार्च 2024 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो मेरा एक भी अमाउंट डेप्रिसिएशन पे नहीं जाएगा। तो मतलब क्या, आपका डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, नील रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जब तक आपका असेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ था ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था। तो आप लोगों को इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। ऐसी सब चीजें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। बच्चे दिमाग ऐसा लगाते हैं, कहते हैं कि अगर आईसीएआई ने कुछ डाला है पॉइंट तो सोच समझ के डाला होगा, नहीं, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए भी डालते हैं। तो इसीलिए गलत टिक मत कराना, बिल्कुल गलती मत करके आना, ठीक है ना। एक ये ले लिया, फिर एक और हम कर लेते हैं। S12 इजी है, ठीक है। 7th भी नहीं, हाँ जी। चलिए केस सिनेरियो 9 करते हैं। ये भी एक अच्छा केस सिनेरियो है जो कि किसके ऊपर है, बायबैक के ऊपर। बायबैक सर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आ सकता है और ऐसे केस स्टडी में एमसीक्यू बना के भी पूछ सकता है, बट ऑलमोस्ट चांसेस है कि ये क्वेश्चन में पेपर में आएगा जरूर। तो बायबैक को थोड़ा सा याद दिला दूं, बायबैक में क्या होता था, आपको ना मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक निकालना पड़ता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक निकालना पड़ता था, जिसके लिए हम 3 टेस्ट पढ़ते थे। पहला टेस्ट क्या होता था, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा टेस्ट क्या होता था, रिसोर्स टेस्ट, और तीसरा डेट इक्विटी टेस्ट। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है, तीनों टेस्ट के ऊपर एक एक करके देखते हैं कैसे वो टेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा है, कहता है बाय यूजिंग द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। एक तो हमें क्या लगाना है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट लगाना है, दूसरा क्या लगाना है, रिसोर्स टेस्ट लगाना है, और तीसरा क्या लगाना है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट लगाना है। फिर कहता है तीनों टेस्ट के बेसिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो। तो सर इजी सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या होता है वो टेस्ट, कहता है कि आप मैक्सिमम 25% ही शेयर्स बायबैक कर सकते हो। तो कंपनी के शेयर्स है कितने, कहता है 12,50,000 की शेयर कैपिटल है, जो कितने रुपए की है, 10 रुपए की एक, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1,25,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 1,25,000। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितने आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका आप सिर्फ 25% तक बायबैक कर सकते हो, यानी कि 31,250 तक बायबैक कर सकते हो।
तो पहले ऑप्शन का आंसर हो गया बी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। आप सिर्फ 31,250 तक ही बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा का बायबैक अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद उसने सेकंड में हमसे पूछा था रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या होता है? जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, उन सबको हम प्लस कर लेंगे और उसका मैक्सिमम 25% ही बायबैक कर सकते हैं। तो सर रिसोर्स टेस्ट में 12,50,000 ये है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है? 2.5 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,25,000 पड़ा है, और रिवेन्यू रिजर्व कितने का है? 15 लाख का। तो ये सारे फ्री रिजर्व हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 12,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 15 लाख, यानी कि मेरी जो प्रेजेंट इक्विटी है वो कितनी है? 31,25,000। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? 31,25,000। अब इसका सिर्फ 25% बायबैक ही अलाउड होता है, तो कर लो इसका 25% इंटू 25%, कितना हुआ? 7,81,250। 7,81,250 डिवाइड करते हैं इसको बायबैक प्राइस से, जो भी हमारा प्राइस है। तो प्राइस क्वेश्चन ने डेफिनेटली बताया होगा। कहते हैं द कंपनी प्लान्स टू रीपरचेज 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹20। कितने पे बायबैक कर रहे हैं? 20 रुपीज पे। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 20 रुपीज से। तो इसको डिवाइड कर दो कितने पे? 20 पे। तो कहता है 39062.5। 39062.5 हमारा क्या आ रहा है? मैक्सिमम बायबैक। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही। तो सेकंड पार्ट का क्या हुआ? डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा पार्ट होता है। डेट इक्विटी रेशियो में जनरली बच्चे हमेशा फंसते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? एक वर्किंग करेंगे। कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका ना डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 2:1 इज फाइन, या उससे कम हो तो सही है, लेकिन 2:1 से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, डेट चेक करेंगे कि डेट कितने हैं। कहते हैं डेट्स में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आएंगे, लाइक ये 14% डिबेंचर्स भी आएगा, और अनसिक्योर्ड 16,50,000 भी आएगा। तो 28,75,000, 28,75,000 प्लस 16,50,000, तो यानी कि 45,25,000 ये हमारे क्या हो गए? डेट्स। 45,25,000 ये हमारा क्या आया? डेट। अगर ये मेरे डेट है तो मिनिमम इक्विटी कितनी होगी? कहते हैं हमें 2:1 चाहिए, तो मिनिमम इक्विटी कितनी रहेगी? इसका हाफ, क्योंकि अगर डेट 2 है तो इक्विटी 1 चाहिए। तो मतलब अगर डेट 45,25,000 के है तो इक्विटी क्या चाहिए? इसकी आधी, तो डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना? 22,62,500। अभी हमारी प्रेजेंट इक्विटी क्या है? प्रेजेंट इक्विटी हमारी है 31,25,000। अभी मैंने यहां पर ये कैलकुलेट करी थी, 31,25,000। सर अब यहां पर क्या करेंगे? यहां एक वर्किंग कर लेंगे, लिखना लेट CRR जो टू बी मेड, यानी कि जितने का आपको CRR बनाना है उसको मान लो X, और मैक्सिमम बायबैक अलाउड, जितना आपको मैक्सिमम बायबैक अलाउड है वो कितना होगा? Y। तो क्या कहते हैं, अभी मेरी एक इक्वेशन बनेगी, देखना। कहता है अगर मेरे 31,25,000 की इक्विटी अभी मेरे पास अवेलेबल है, उसमें से कुछ पोर्शन तो मैं किस में ट्रांसफर कर दूंगा? CRR में, जिसको हमने X माना है, माइनस मुझे इक्विटी एक्चुअल में चाहिए कितनी? 22,62,500। 22,62,500, यानी कि क्या कह रहा है? अभी मेरी इक्विटी 31,25,000 की है, उसमें से कुछ पैसा तो मैं CRR में ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो हटा दो। और मेरी इक्विटी होनी कितनी चाहिए? जो मेरी रिक्वायर्ड इक्विटी थी, मिनिमम इक्विटी, ये वाली, ये और माइनस कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट आप बायबैक कर सकते हो, यानी कि वो किसके इक्वल हो गया? Y के इक्वल हो गया। और एक और इक्वेशन, Y जो है हमारा बायबैक हो रहा है कितने प्राइस पे? 20 पे, जबकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। और हमें पता है जितने का हम बायबैक करते हैं ना, उतना सेम अमाउंट हमें किस में ट्रांसफर करना पड़ता है? CRR में। तो यानी कि Y/20 इंटू 10 इक्वल्स टू किसके आ गया? X के, क्योंकि हमें ये अमाउंट किस में ट्रांसफर करना है? CRR में ट्रांसफर करना है। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया? Y/20 इंटू 10 इक्वल्स टू X। तो ये हमारा क्या हो गया? दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? Y इक्वल्स टू 2x, यहां पर हम पुट कर देंगे 2x,
तो 2x पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू अगर हम सोल्व कर लें 31,25,000 माइनस 22,62,500 डिवाइड बाय 3, तो यानी कि मेरे x की वैल्यू कितनी आ रही है 2,87,500। अगर मेरे x की वैल्यू 2,87,500 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,87,500 इंटू 2, क्योंकि ये क्या है 2x के इक्वल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू में 2, तो कितना आ गया y की वैल्यू 5,75,000। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो अमाउंट है, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 20 से, जो कि हमारा बायबैक प्राइस है, तो डिवाइड करेंगे कितना 20, तो यानी कि कितना आया 28,750। तो चेक करते हैं सर, बिल्कुल सही है, थर्ड का सी ऑप्शन हमारा सही है 28,750। तो तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल थ्री टेस्ट डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। सर तीनों टेस्ट से जितना जितना अमाउंट आया ना, उनका जो लोअर होता है ना तीनों का, वो हमारा क्या होता है मैक्सिमम बायबैक। तो पहले से कितना आया 31,000, दूसरे से कितना आया 39, तीसरे से कितना आया 28,750, तो सर हमारा कितना है 28,750 मैक्सिमम बायबैक अलाउड है। तो फोर्थ का ऑप्शन भी क्या हो गया सी, फोर्थ का आंसर भी क्या हुआ सी। आई होप यहां तक समझ आया होगा ये दोनों केस स्टडीज के बारे में। दो केस स्टडीज मैंने ली केस सिनेरियो बुकलेट से, अब दो केस स्टडीज की हम बात करेंगे मॉक टेस्ट पेपर 2 से। आईसीआई ने मॉक टेस्ट पेपर जो 2 डाला है उसके अंदर भी दो केस स्टडीज है और वो काफी अच्छी अच्छी केस स्टडीज है। एक हमारी है AS26 के ऊपर, पहली केस स्टडी है AS26 के ऊपर, और दूसरी केस स्टडी है हमारी AS22 के ऊपर जो कि टैक्स के ऊपर है। तो सर यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए AS22 की भी लेके आया हूँ। बहुत सारी जगहों पे ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं AS22 को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको ना वहां पर उनको ऐसा लगता है कि एग्जाम में वो आने नहीं वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लास्ट टाइम भी उठा के देखोगे AS22 से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें उसको छोड़ना नहीं है। हम AS22 की केस स्टडी को अच्छे से सोल्व करेंगे, समझेंगे कि वो कैसे हो रहा है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं केस सिनेरियो नंबर 1, जो कि किसके ऊपर है AS26 के ऊपर है, इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर। ठीक है ना, किसके ऊपर रहेगा इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर। चलिए, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, हम अपना पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे कि ऑप्शन में मांगा क्या क्या है। कहता है सबसे पहले बताओ सेकंड ईयर के एंड में क्या वैल्यू होगी इंटेंजिबल असेट्स की, फिर सेकंड ईयर में कितना आप P&L में डालोगे, थर्ड ईयर में कितना P&L में आएगा, और फोर्थ ईयर में कितना P&L में आएगा। यानी कि वो हमसे इनडायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं कि इंटेंजिबल असेट्स का अमोर्टाइज्ड अमाउंट कितना होगा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में। ठीक है ना, सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में, इन तीन सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में अमोर्टाइज्ड अमाउंट हमसे पूछना चाहता है वो। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डिजिटेक्स लिमिटेड एक्वायर्ड एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट अ कॉस्ट ऑफ कितना 1 लाख। तो यानी कि आपके पास क्या हुआ, एक तो आईपी हो गई कितने की थी ये 70 लाख, 70 लाख बिल्कुल। आईपी कितने की हो गई हमारी 70 लाख, आईपी हमारा कितना आ गया 70 लाख। तो एक तो हमारे पास क्या है आईपी 70 लाख की, फिर कहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ये आज की बात कर रहे हैं, यानी कि पीरियड क्या है इसका जीरो पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही। फिर कहते हैं इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि इंटेंजिबल एसेट बन गया, बिल्कुल ठीक है। As per the calculations of made by the company, the benefit from this intellectual property will accrue for next 5 years, wherein for the first year will be 30%। कहता है कि इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आने वाले 5 सालों में मिलेगा, जिसमें पहले साल कितना होगा 30%। सर ये AS26 बोलता है कि अगर आपका कोई इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसको किस रेशो में अमोर्टाइज करेंगे, जिस रेशो में हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है ना, हम उसी रेशो में उसको क्या करेंगे अमोर्टाइज करेंगे। जिस रेशो में हमें बेनिफिट मिलेगा हम उसी रेशो में उसको अमोर्टाइज करते हुए चलेंगे। तो पहले साल 30% मिलेगा, अगले 2 साल 25% और अगले 2 साल 10%। तो यानी कि पहले साल 70 लाख का 30% अमोर्टाइज हो जाएगा, अगले साल 70 लाख का 25% अमोर्टाइज हो जाएगा। ठीक, फिर ईयर 2 की बात करें, सेकंड ईयर में कहता है द कंपनी इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट इनकर्ड 25 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि पहले साल तो आपने कोई हलचल नहीं करी, तो जैसे ही आपका पहला साल खत्म हुआ तो आपका क्या लगा होगा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कितना लगा होगा 30%, 70 लाख का 30% कितना हो गया 21 लाख, 21 लाख।
कितना बचा 49 लाख बचा। कब? फर्स्ट ईयर के एंड में बोल लो या फिर सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में बोल लो। सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपने एक डेवलपमेंट भी कराई, कितने की? 25 लाख की। आपने एक डेवलपमेंट कराई 25 लाख की, जिसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। लिखा था ना उसने कहते हैं 25 लाख की डेवलपमेंट करवाई, जिसके बेनिफिट हमें कितने साल मिलने वाले हैं? 5 साल। लेकिन कोई रेशियो नहीं बताया सर कि किस रेशियो में मिलने वाले आपको। अगर कोई रेशियो नहीं बताया तो हम ये मानेंगे 5 साल इक्वली मिलेगा। अगर कोई रेशियो गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि 5 साल आपको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि 5 साल सेम डेप्रीशिएशन लगेगा। तो सेकंड ईयर के जब डेप्रीशिएशन की बात करेंगे, तो सॉरी अमोर्टाइजेशन की बात करेंगे, तो सेकंड ईयर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कितना लगेगा? 25%। किसका? कॉस्ट का। 70 लाख का 25% कितना हो गया? 17,50,000। 17,50,000। और इस पे कितना लगेगा? 25 लाख डिवाइड बाय 5, तो यानी कि 5 लाख। तो कितना हुआ? 20 लाख। तो ये तो बच गया कितने का? 20 लाख का। और इधर वाले की वैल्यू कितनी आई? 49 लाख में से 17,50,000 माइनस करेंगे तो 31,50,000 हमारा आ जाएगा। 31,50,000 हमारा आएगा। तो 31,50,000 ए का बचा कब? सेकंड ईयर के एंड में। जैसे ही मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ तो हमारा ए का कितना बचा? 31 लाख, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कितना बचा? 31,50,000। और डेवलपमेंट वाले का कितना बचा? 2 लाख, सॉरी 20 लाख। हाँ 20 लाख। 20 लाख। तो 31,50,000 और 20 टोटल सेकंड ईयर के बाद वैल्यू कितनी बची? वैल्यू हो गई 51,50,000। तो एक तो उसने हमसे पूछा था कि बताओ सेकंड ईयर के बाद कितना इंटेंजिबल एसेट बच गया? 51,50,000 का। दूसरा, सेकंड ईयर में अमोर्टाइजेशन कितनी हुई? 17,50,000 की अमोर्टाइजेशन तो हुई इस पे। 17,50,000 की अमोर्टाइजेशन हुई यहां और 5 लाख की हुई यहां। तो टोटल अमोर्टाइजेशन कितनी हो गई? 22,50,000। तो चेक करें सर दोनों का आंसर, क्या दो आंसर सही है हमारे? पहला कहते हैं सेकंड ईयर के बाद वैल्यू बिल्कुल सही है, 51,50,000 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। और सेकंड में बी में कितना आया था हमारा? 22,50,000। कैसे? 17,50,000 एक का और 5 लाख दूसरे का। कहते हैं सर तीसरे ईयर में क्या होगा? तीसरे ईयर में कुछ किया था क्या हमने? बिल्कुल। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर it was found that due to change in government policies no further benefit will be available to the company from development cost। कहते हैं जो आपने डेवलपमेंट का खर्चा किया था ना वो 20-25 लाख रुपए वाला, उससे अब कोई भी आगे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आगे कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे ना तो उसको पूरे के पूरे को उसी साल राइट ऑफ कर दो। यानी कि तीसरे साल अगर हम बात करें थर्ड ईयर की तो इस पे तो क्या लगेगा? वही सेम अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। थर्ड ईयर का भी कितना है? 25%, यानी कि वही अमाउंट 17,50,000। और इसका पूरा का पूरा 20 लाख, इसका पूरा का पूरा क्या होगा? 20 लाख अमोर्टाइज हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा क्या होगा? 20 लाख अमोर्टाइज हो जाएगा। ये एग्जैक्ट 20 लाख का हमारा क्या होगा? अमोर्टाइजेशन। तो इसकी वैल्यू हो गई 0। और ये कितने का बचा? 14 लाख रुपए का। ये कितने का बचा? 14 लाख रुपए का। तो थर्ड ईयर में पीएनएल में कितना डाला? 20 लाख रुपए का ये और 17,50,000 रुपए का ये। तो टोटल कितना हुआ? 37,50,000। 37,50,000 थर्ड का हमारा ऑप्शन हो गया ए। थर्ड का हमारा ऑप्शन कितना हुआ? ए। लास्ट फोर्थ क्या कहता है? कहता है फॉर द ईयर फोर्थ। तो ईयर 4 की बात भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? ईयर 4 बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 it was found that the remaining 20% benefit from intellectual property will flow to the company in this year itself। कहता है जो हमारा 20% बेनिफिट बचा है ना वो पूरा का पूरा फोर्थ ईयर में ही मिल जाएगा। कोई दो अलग अलग सालों में नहीं मिलेगा 10-10%, यानी कि पूरा का पूरा हमें फोर्थ ईयर में मिल जाएगा। तो जितना हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बचा है 14 लाख रुपए का उसको हम क्या करेंगे? फोर्थ ईयर में राइट ऑफ कर देंगे। तो यानी कि ये हमारा किस में आ गया? फोर्थ ईयर में आ गया 14 लाख रुपए। ये हमारा किस में आ गया? 14 लाख रुपीस। डी का ऑप्शन हो गया। ठीक, तो ये था हमारा किसके ऊपर? AS 26 के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, पॉइंट्स अच्छे थे इसके अंदर। अब हम सेकंड केस स्टडी की बात करते हैं इसी के अंदर। ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के ऊपर, जो कि कौन सा है? टैक्सेस ऑन इनकम, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जिसके अंदर हम डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज लगाते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे।
क्या कहता है, एक्सपर्ट लिमिटेड हैज डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹6 लाख इन इट्स बुक्स ऑफ एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि आपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 6 लाख रुपए का। आपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 6 लाख रुपए का। और आपका टैक्स में डेप्रिसिएशन कितना है, 15 लाख रुपए। टैक्स में डेप्रिसिएशन कितना है, 15 लाख रुपए। सर बहुत लोगों ने ना इसका रट्टा लगाया होगा कि अगर आपका टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो सीधा सीधा क्या बना दो, डीटीएल बना दो। लेकिन सर उसका रीजन समझना चाह रहे हैं हम। रीजन क्या होता है, अगर आपके अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 लाख रुपए है और अगर आपका टैक्स का डेप्रिसिएशन 15 लाख रुपए है, अगर आपने टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाया तो डेफिनेटली आपके टैक्स की इनकम कम आ रही होगी। आपके टैक्स की इनकम क्या आ रही होगी, कम, जबकि अकाउंट्स की इनकम क्या होगी, ज्यादा। अगर आपके अकाउंट्स की इनकम ज्यादा है और टैक्स की इनकम कम है तो आपने एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स किस पे किया होगा, टैक्सेबल इनकम पे, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स किस पे मिलता है, टैक्सेबल इनकम पे। तो आपने गवर्नमेंट को कम टैक्स पे किया होगा, आपने गवर्नमेंट को टैक्स कम पे किया होगा, इसीलिए आपको फ्यूचर में और ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं। किस पे, दोनों के डिफरेंस अमाउंट पे। तो यानी कि यहां पर 15 लाख है और यहां पर 9 लाख है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 15 लाख और 6 लाख, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 9 लाख का। सर पूछा क्या है, सिचुएशन 1 में डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगी। अगर टैक्स रेट 50% है, सर हमें समझ आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। कितनी, 50%, यानी कि 4,50,000। कितनी की बनेगी, 4,50,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो फर्स्ट का ए का कितना हो गया, सेकंड ऑप्शन। ए का क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। कहता है कि अगर हमारा टैक्स रेट 50 की जगह 35% हो जाए तो कितने की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो सर हम 9 लाख का क्या कर देंगे, 35% कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो 9 लाख का 30% कितना होता है, 3,15,000। तो हमारी 3,15,000 की क्या बन गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गई। सर सेकंड सिचुएशन क्या कहते हैं, सेकंड सिचुएशन में बताओ कि हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो सर चेक कर लेते हैं सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है। कहता है further they have accrued 8 lakh towards GST liability for the last month of the year which is expected to be paid off by the next month as per the provisions of section 43B of the income tax act। क्या बोलता है सेक्शन 43B कि जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर दोगे तब ये खर्चा आपको अलाउ होगा, वरना ये खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। तब तक आप पेमेंट, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप इनकम टैक्स में इस खर्चे को माइनस नहीं कर सकते। यानी कि ये पेड बेसिस पे होगा। लेकिन अकाउंटिंग ऐसा नहीं बोलती, अकाउंटिंग आपको ये अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करवा देती है। ठीक, तो ये आपको अकाउंटिंग क्या करवा देती है, अकाउंटिंग आपको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करवा देती है, लेकिन इनकम टैक्स आपको अलाउ नहीं करता। तो मतलब क्या हुआ, अकाउंट्स में तो आपने खर्चा दिखा दिया कितने का, 8 लाख रुपए का, लेकिन टैक्स में आपने कोई खर्चा नहीं दिखाया। तो समझना अगर आपने अकाउंट्स में खर्चा दिखा दिया तो आपके अकाउंट्स की इनकम कम हो गई होगी, लेकिन टैक्स की इनकम ज्यादा होगी। तो अगर आपने टैक्स की इनकम ज्यादा है तो आपका टैक्स किस पे गया होगा, इसी इनकम पे गया होगा। मतलब ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो आपको बाद में वापस मिलेगा। मतलब क्या हुआ, डेफर्ड टैक्स असेट बन गया। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा। कितना, 8 लाख रुपए पे 35%, 8 लाख रुपए पे 35%। हालांकि उसने पूछा था डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी, बट ऑप्शन में लायबिलिटी एसेट नहीं दिया, सिर्फ अमाउंट दिया। तो 8 लाख का 35%, 2,80,000 रुपए का हमारा क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। ठीक, इन असेसिंग वेदर, अब ये डी पॉइंट जो था ना, ये कोई सिनेरियो बेस्ड नहीं था, ये इन्होंने जस्ट बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया। कहते हैं इन असेसिंग वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन दैट एन असेट मे बी इंपेयर्ड, यानी कि ये ना इंपेयरमेंट के ऊपर है। बेसिकली जो हम AS 28 पढ़ते हैं ना इंपेयरमेंट वाला, वहां से ये क्वेश्चन उठा लिया। कहता है कि बताओ इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका इंटरनल सोर्स ऑफ इंडिकेशन दिखाता है। मतलब आपका एक इंटरनल इंडिकेटर है, यानी कि जो आपका इंटरनल इंडिकेटर रहेगा। कहता है पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड एन असेट मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइंड, मार्केट वैल्यू यानी कि बाहर की वैल्यू। सेकंड पॉइंट कहता है मार्केट इंटरेस्ट रेट और अदर मार्केट रेट्स ऑन ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज, तो ये भी क्या है, मार्केट रेट है। थर्ड, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। और फोर्थ कहते हैं एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल रिपोर्टिंग that indicates that the economic performance of asset is or will be worse than expected। कहता है
आपकी अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग है कि आने वाले टाइम में आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो सर ये आपका इंटरनल रिपोर्टिंग से आया है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल इंडिकेटर माना जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन नहीं माने जाएंगे, ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक, ये जो नेक्स्ट वाला है, ये बायबैक वाला है, सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने वहां पर करवाया था। तो इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, खुद ट्राई करना, सर ट्राई करना कि आप जल्दी से जल्दी केस स्टडी को सोल्व कर सको। मुश्किल से आपको जो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के मिलते हैं ना, उसके अंदर आपको आधा घंटा लगाना चाहिए। तो सर अगर मैं आपके बात करूं किस चीज की, एग्जाम के ऊपर कैसे टाइम को डिवोट करना है, आपके पास टोटल एमसीक्यूज आने वाले हैं 30 मार्क्स के। तो इन 30 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए आपको 30 मिनट्स मिलने चाहिए, यानी कि आप 30 मिनट्स में ये सारे एमसीक्यू खत्म कर दो। अब आपके पास क्या बचे, 2.5 घंटे, यानी कि 30-30 मिनट के 5 स्लॉट्स। 30-30 मिनट के कितने स्लॉट, 5, क्योंकि 2.5 घंटे हैं, तो आधे आधे घंटे के 5 स्लॉट मिले। और आपको क्वेश्चंस भी कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो आधा घंटा एमसीक्यू को और बाकी बचे 2.5 घंटे, 5 क्वेश्चंस में इक्वली बांट दो, आधा आधा घंटा। हालांकि पेपर में सर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो जल्दी हो जाता है और कोई क्वेश्चन होता है जो लेंथी होता है, बट हम मन में यही मान के चलेंगे कि ऑन एन एवरेज हर एक को आधा आधा घंटा देना है। किसी को अगर 40 मिनट दे दिए तो अगला क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व करने की ट्राई करनी है, ताकि हमारा क्वेश्चन डिले ना हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर में जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को ना इतना तसल्ली से, इतना आराम आराम से, इतना सजा सजा के करते हैं ना कि उनका टाइम कम पड़ जाता है आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। तो सर वो गलती मत करना। पैनिक हो जाओ तो 2 मिनट ब्रेक लेना, 2 मिनट सांस लेना, पानी वानी पीना, तो उसके बाद वापस से रीस्टार्ट करना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर हमने 4 केस स्टडीज देख ली और जिसको मैंने थोरोली रिवाइज करवाया प्रॉपर वर्किंग्स के साथ। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर पे वर्किंग कर लेना, पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर पे थोड़ा बहुत लिख भी दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्वेश्चन पेपर पे थोड़ी बहुत वर्किंग करके वहीं पर सोल्व करना, उसके लिए कोई अलग से रफ वर्क या वर्किंग्स मत बनाना, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसी चीजों में। हमें टाइम को बचाना है, कैसे भी करके हमें टाइम को बचाना है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स दिखी हुई है कैलकुलेटर पे, M+M- इन सबको यूज करो, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सको उसको बचाओ, ताकि आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो और अच्छा सोल्व हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट। कल आप लोगों का एग्जाम है, तो आप अच्छे से एग्जाम को दीजिए। ठीक, आप अच्छे से एग्जाम को करिए कंप्लीट, बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है, कॉन्फिडेंट रहिए। चलिए, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।